गाइज स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज बात करेंगे 2025 का जो PYQs है, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं 2025 एग्जाम में सब स्टाफ टू कलरक। तो दोस्तों ये जो क्लास होने वाली है, ये क्लास आपका जो माइंड है उसको काफ़ी एक्सप्लोर कर देगी और जो आपका नज़रिया है सब स्टाफ टू कलरक का, वो क्वेश्चंस का बिल्कुल चेंज हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। हालांकि वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि लंबी होने का कारण सबसे बड़ा ये है क्योंकि हम इसमें डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। साथ ही जो क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं 2026 में, जिसकी आने की उम्मीद है, तो वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन हमने बैच में करवा रखे हैं उसमें तो डिटेल्ड करवा ही रखे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कंसाइज ही रखूँगा क्योंकि वीडियो पहले ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मेरे को पता है, क्योंकि मैंने पहले ही शॉर्ट शॉर्ट करके काफ़ी क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो उम्मीद है आपको जो क्लास है वो काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम SSA यानी जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है उसमें पूछा गया है कि मिनिमम डिपॉजिट। तो मिनिमम डिपॉजिट होता है उसमें 250 रुपये यानी 250। और इनिशियल डिपॉजिट जब अकाउंट ओपन करवाते हैं उस टाइम पे कितना जमा करवाते हैं, 250 रुपीज़ ही करवाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट जो SSA अकाउंट है उसमें मैक्सिमम कितने रुपए जमा करवा सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो करवा सकते हैं 1.5 लाख। और जो 1.5 लाख रुपए जमा करवाते हैं इसमें इनकम टैक्स जो एक्ट है उसके जो सेक्शन है 80C उसके तहत इसमें रिबेट भी है। अब ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कितने मल्टीपल के केस में डिपॉजिट करेंगे। अब देखो ये किस बिल्कुल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। यहाँ से देखो 250 की बात कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है 50 के मल्टीपल्स में होगा, लेकिन कई कैंडिडेट है वो इसमें मार खा जाते हैं। हालांकि चीज़ बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं पेनल्टी फॉर डिसकंटिन्यूड अकाउंट। अगर कोई अकाउंट है वो डिसकंटिन्यूड कब होता है कि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी नहीं डाला, और तो उस केस में क्या होता है जो अकाउंट है वो हो जाता है डिसकंटिन्यू। तो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है या नेक्स्ट ईयर है उसमें क्या होगा कि 250 रुपये तो डलते ही हैं, साथ में 50 रुपये की पेनल्टी लगती है, यानी 300 रुपये उस अकाउंट में डिपॉजिट होंगे। उसके बाद ही जो खाता है वो रीएक्टिवेट होगा, अन्यथा रीएक्टिवेट नहीं होगा। डिपॉजिट पीरियड की बात करता हूँ मैं, इसमें कितने साल तक डिपॉजिट कर सकते हैं, तो 15 साल तक इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम एज पूछी गई है 10 साल तक, 10 साल से कम उम्र के ही इसमें क्या करवा सकते हैं, SSA अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब बात करता हूं मैं कि टैक्स का बेनिफिट मिलता है जो 1.5 लाख रुपए है ना, 1.5 लाख रुपए जो मैंने बताया था जो ईयरली जमा करते हैं इसमें, तो सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत 1.5 लाख रुपए तक की रिबेट मिल जाती है टैक्स में। अकाउंट की मैच्योरिटी की बात कर लेते हैं, तो 21 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, खाता ओपन से 21 साल तक, 21 साल के बाद क्या होगा, अकाउंट जो है वो मैच्योर होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल नया अपडेटेड क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैन वी मेक ए नॉमिनी इन द SSA अकाउंट, कि जो SSA अकाउंट है क्या उसमें हम नॉमिनी बना सकते हैं। अब देखो पहले ये फैसिलिटी नहीं थी नॉमिनेशन की, क्योंकि जो गार्जियन था वो क्या करता था, ऑपरेट करता था जनरली। तो अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने कि जो SSA अकाउंट है उसमें आप नॉमिनी भी बना सकते हो। ये नई चीज़ ऐड की है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सर्कुलर 2000 अगस्त 2025 का जो सर्कुलर है उसमें अपडेट हुआ है ये चीज़, और ये चीज़ आपको आपके माइंड में सेट कर लेनी है कि मेक दिस अटेम्प्ट योर लास्ट अटेम्प्ट। अब बात कर लेता हूँ कि मैक्सिमम एज फॉर SSA 10 ईयर, ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करता हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज इन टर्म डिपॉजिट, कि देखो अगर हमें FD बनवानी है, FD को जनरली बोलते हैं टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, और जो मिनिमम जो FD बनती है वो कम से कम 7 दिन की बनती है। ठीक है, तो मिनिमम 7 दिन की बनेगी और मैक्सिमम बनेगी 10 साल तक। ठीक है, मैक्सिमम बनेगी 10 ईयर तक। ये दोनों क्वेश्चन 2025 एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
अब बात कर लेता हूँ कि जो पीएनबी डीजी कार लोन है, अब की बार देखो मैं आपको बताता हूँ जनरली क्या होता है कि 2 से 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे लोन के, लेकिन अब की बार 2025 एग्जाम हुआ है उसमें 10 क्वेश्चन के अराउंड लोन से पूछे गए हैं। तो यानी जो लोन है, लोन का सेगमेंट भी काफ़ी बढ़ने वाला है। तो आपको ध्यान से देखना है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, उस हिसाब से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। अब देखो कि पीएनबी डीजी कार लोन स्कीम है, उसमें मैक्सिमम जो पीरियड है रीपेमेंट का वो पूछा गया था, तो वो था 7 साल यानी 84 मंथ। और मैं बात करता हूँ कि फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में 1 साल ज़्यादा है, ठीक है, उस केस में है 8 साल। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं नेक्स्ट कि फॉर माइनर्स हुज एज अबाउ, अगर कोई माइनर है उसकी जो एज है वो ज़्यादा है किससे, अंडर गार्जियन, तो जो कस्टमर आईडी मस्ट बी इंटर्ड इन द ओपनिंग अकाउंट थ्रू बीसी एजेंट। अब देखो जो भी बीसी एजेंट के थ्रू अकाउंट ओपन होता है ना, उसमें कोई माइनर है तो उस केस में क्या होता है, जो कस्टमर या उसका जो गार्जियन होता है उसकी कस्टमर आईडी उसमें मैंडेटरी हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 10 साल से अबव। इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मैच्योरिटी पीरियड की बात चल रही है, कितना होता है मैच्योरिटी पीरियड, 5 साल का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। मिनिमम डिपॉजिट की बात कर लेता हूँ मैं, तो जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें मिनिमम डिपॉजिट होता है 1,000 रुपये और मैक्सिमम होता है 30 लाख रुपए। और क्या ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो अकाउंट है, इसमें हमने बात की है कि मैच्योरिटी होती है 5 साल में, क्या इसको 5 साल के बाद भी एक्सटेंड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, 3 साल तक। 3 साल तक एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सटेंड करवा सकते हो। अब बात करता हूँ कि जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो एनआरआई, पीआईओ और एचयूएफ। एनआरआई मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, पीआईओ जो होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसे जनरली मैं बात कर लेता हूँ, आपने सुना होगा सुनीता विलियम्स का नाम, सुनीता विलियम्स हो गए, और ऋषि सुनक हो गया जो कि ब्रिटेन के पीएम है एट प्रेजेंट। एचयूएफ हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। प्री मेच्योर क्लोजर की बात चल रही है, क्या अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। क्या ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में? बिल्कुल कर सकता है, किसके साथ? विद स्पाउस, वाइफ के साथ। अब बात कर लेता हूँ कि इसमें एलिजिबल जो एज है वो कितनी है। 60 साल है जनरली, और 55 साल है किसमें, जो वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, और 50 साल है किसके केस में, डिफेंस रिटायरमेंट पर्सनल, जो कोई व्यक्ति है जो डिफेंस से रिटायरमेंट होता है तो उस केस में है 50 साल। जो क्लीन नोट पॉलिसी है वो किसके द्वारा इश्यू की जाती है? क्लीन नोट पॉलिसी इश्यू की जाती है आरबीआई के द्वारा। उसके बाद बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन RLLR। तो इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट आर की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होती है रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट। अब देखो पहले जो ये फुल फॉर्म्स थी ना, ये 10 के अराउंड पूछी जाती थी, लेकिन अब क्या हो गया, इसमें चेंज हो गया। अब की बार का जो पैटर्न था उसमें वेरिएशन हुआ है। पहली बार सब स्टाफ टू कलर में वेरिएशन देखने को मिला है, तो इसका मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो चेंज होने जा रहा है। PMSBY की बात कर लेता हूँ, इसमें एज लिमिट कितनी है? 18 से 70 साल। अब देखो अगर आप PMSBY कर रहे हो ना, इसके साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो PMJJBY हैं, ठीक है, और जो APY हैं, इनकी एज लिमिट कितनी है। अब देखो इसकी तो है 18 से 40, और इसकी है 18 से 50। और इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें जो इंश्योरेंस वैलिड रहता है ना वो रहता है 18 से 50 इसकी एज है, और जो इंश्योरेंस वैलिड रहता है वो रहता है 55 साल तक। इंश्योरेंस पीरियड की बात कर लेते हैं कि 1 जून से स्टार्ट होता है और 31 मई, ये जो फाइनेंशियल ईयर चलता है इनका अलग ही, ठीक है, 1 जून से 31 मई। सम इंश्योर्ड की बात कर लेता हूँ मैं, डेथ के केस में मिलता है PMSBY में।
ठीक है, कितना मिलता है 2 लाख रुपए का, यानी क्या है, एक प्रकार का ये एक्सीडेंटल है। टोटल एंड इरिकवरेबल लॉस ऑफ बोथ आईज और लॉस ऑफ यूज ऑफ बोथ हैंड्स और फीट। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि टोटल यानी पूरी तरीके से, या फिर इरिकवरेबल जो कि रिकवर ना उसके, उसमें बात कर रहा है कि बोथ आईज दोनों आंखें, दोनों हाथ या फिर दोनों पैर, उस केस में मिलेगा 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस। और टोटल एंड इरिकवरेबल लॉस की बात करता हूँ, उसमें मैं एक आंख की बात कर लेता हूँ, एक हाथ की और एक पैर की, तो उस केस में मिलेगा, इसको बोलते हैं पार्शियल डिसेबिलिटी, तो उस केस में मिलेगा 1 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस। अब बात कर लेते हैं कि कमीशन टू बीसी एजेंट। अब देखो बीसी एजेंट को 20 रुपए का प्रीमियम होता है इसमें, तो 20 रुपए के प्रीमियम में 1 रुपये तो मिल जाता है बैंक को कमीशन, और 1 रुपये ही किसको मिलता है, ये मिलता है बीसी एजेंट को। अब देखो बीसी एजेंट वाला ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, क्योंकि अभी आप देखोगे कि 2025 में ना बीसी एजेंट से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो उम्मीद है आगे भी बीसी एजेंट से क्वेश्चन पूछे जाने की। ठीक है, तो इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि PMJJBY जो है, कि उसमें जो इंश्योरेंस होता है, तो उसमें 30 रुपये का इंश्योरेंस जो कमीशन मिलता है वो किसको मिलता है, और 11 रुपये को किसका मिलता है, और 342 रुपये का किसको मिलता है। तो प्रीमियम की बात कर लेते हैं, 20 रुपये का प्रीमियम होता है पर ईयर, और एक बंदे का होता है ये, ठीक है। CBS मेन्यू की बात कर लेते हैं, PMSBY, ठीक है, PMSBY CBS मेन्यू होता है। हालांकि इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है जो इंश्योरेंस का, वो होता है जन सुरक्षा पोर्टल पर। अब देखो ये यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस भी कर दिया, क्योंकि पोर्टल से अब की बार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था कि जन समर्थ पोर्टल से था, जन समर्थ पोर्टल से, वो क्या था, सूर्य घर का जो स्कीम है सोलर वाली, उससे रिलेटेड था। एक था स्पर्श पोर्टल से, ये था डिफेंस पेंशनर्स के लिए, यानी 2 क्वेश्चन पोर्टल से पूछे गए थे। और हमने जो बैच चला रखा है उसमें पोर्टल की एक स्पेशल क्लास तैयार कर रखी है, जितने भी पोर्टल है सारे उसमें इंक्लूड है। मैक्सिमम अमाउंट की बात कर लेता हूं मैं, किसकी बात चल रही है, शिशु लोन की। अब देखो लोन का एक क्वेश्चन हो रहा है, आप देखते चलना। तो शिशु में 50,000 रुपये तक का होता है मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि जो मुद्रा जो स्कीम है उसमें 4 वेरिएंट है, पहले थे 3, अब एक नया वेरिएंट आ गया है जिसको हम बोलते हैं तरुण प्लस, ये नया वेरिएंट आया है। और पहले इसमें लोन होता था 10 लाख तक, और अब ये जो लिमिट है वो एक्सटेंड करके कर दी गई है, कितनी, 20 लाख। तो जो किशोर है, किशोर में 50,000 से अबाव और 5 लाख तक का लिमिट है। और तरुण में मैं बात करता हूँ 5 लाख से 10 लाख की लिमिट है। तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख तक की लिमिट है लोन करने की। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से है, लेकिन है बेसिक ही, कि फॉर IT सिक्योरिटी विच डिवाइस और सॉफ्टवेयर यूज फॉर डाटा ट्रांसफर थ्रू टेलीफोन लाइन। जनरली हम देखते हैं कि जो लीज लाइन होती हैं, ठीक है, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट होता है मॉडम का होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, आपने सुना भी नाम होगा। मैक्सिमम पीरियड ऑफ फॉर टर्म डिपॉजिट, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे। ई स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन था। अब देखो ई स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो ई स्टेटमेंट पे रजिस्टर करने का जो मेन्यू है वो क्या है, अप ईमेल, ठीक है, अपडेट ईमेल, ये मेन्यू है ई स्टेटमेंट। अगर हमें अपने खाते में करवानी है तो बैंक में जाएंगे, बोलेंगे कि सर जो ई स्टेटमेंट का हमारा ये अकाउंट है इस पे ई स्टेटमेंट अलाउ कर दो, तो UPE मेल जो CBS मेन्यू है इसके थ्रू अपडेट हो जाएगी। अकाउंट ट्रांसफर इन डीफ आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। अब देखो ये आपको देखने को मिलेगा कि 50 से 60 क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको बिल्कुल बेसिक, ठीक है। और जो कट ऑफ लगे, कट ऑफ कितनी लगी थी, 74 पॉइंट कुछ लगी थी ना, 35 के राउंड। तो यानी जो ऊपर वाली जो 15 नंबर है
ये लेने हैं हमें सिलेक्शन के लिए। 60 क्वेश्चन तो सभी के आ जाएंगे, 50 से 60 क्वेश्चन। तो डीफ अकाउंट में पैसा कब ट्रांसफर होता है? 10 साल के बाद। तो फुल फॉर्म की बात करते हैं पहले डीफ की, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। ठीक है, ये फुल फॉर्म है किसकी? डीफ की। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सीबीएस मेन्यू फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्लेम, कि कोई डीफ अकाउंट में कोई अमाउंट पड़ी है तो उसको क्लेम करना है, तो उसका जो मेन्यू क्या है? डीफ सी। सीबीएस मेन्यू फॉर इंक्वायरी डिटेल ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट, अनक्लेम्ड डिपॉजिट की बात चल रही है, उसकी इंक्वायरी करनी है तो उसका मेन्यू है अनक्लिंक। और जो ये मेन्यू है ये भी अभी रिसेंटली में 2024 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है। पोर्टल फॉर डीफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट, जो डीफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसका पोर्टल का क्या नाम है? उद्गम पोर्टल। और जो ये उद्गम पोर्टल है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ यूडीआरएन, यानी उद्यम अनक्लेम्ड डिपॉजिट रेफरेंस नंबर, ये होता है इसकी फुल फॉर्म यूडीआरएन की, अनक्लेम्ड डिपॉजिट रेफरेंस नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काउंटरफिट नोट जो रिपोर्ट होती है वो सेंड करनी पड़ती हैं टू विच डिपार्टमेंट ऑफ आवर बैंक, जो हमारा बैंक है उसके किस डिपार्टमेंट को? जनरली क्या होता है, जो ब्रांचेज होती हैं और जो करेंसी चेस्ट होती हैं, जितने भी जो काउंटरफिट नोट होते हैं उनकी रिपोर्ट सेंड करनी पड़ती हैं। तो जो रिपोर्ट सेंड करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है एचओ में। एक डिपार्टमेंट है एफएनवी सेल, जिसको हम बोलते हैं फोर्ज्ड नोट विजिलेंस सेल। और ये जो फोर्ज नोट विजिलेंस सेल होती है ये ऑल इंडिया लेवल पे ये भेजती है किसके पास? आरबीआई के पास। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो एफएनवी सेल होती है ना एचओ में, जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कई साथी एचओ से भी जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को पता होगा कि एचओ में ये एक स्पेशल डिपार्टमेंट है एफएनवी सेल। उसके बाद बात करते हैं कि हाउसिंग लोन फॉर रिपेयर और रेनोवेशन की मैक्सिमम अमाउंट कितनी हो सकती है? यानी किसी ने हाउसिंग लोन ले रखा है पहले, तो रिपेयर और रेनोवेशन के केस में उसको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है? तो ये क्वेश्चन आया था, उस समय थी 50 लाख, अब ये जो लिमिट है वो इनहेंस हो गई है, अब ये है 1 करोड़, यानी 100 लाख। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नॉमिनेशन फॉर्म फॉर मेकिंग नॉमिनी। अब देखो नॉमिनेशन फॉर्म, सबसे पहले बात चल रही है नॉमिनेशन यानी करने की, यानी रजिस्टर की। ये जो क्वेश्चन है ये 2023, 24 और 2025 3 साल में लगातार पूछा गया है। किसी में DA1 पूछ लेते हैं, किसी में DA2, किसी में DA3। तो देखो इसमें कन्फ्यूजन कहाँ आता है कि DA1 तो सभी को क्लियर है, समस्या आती है DA2 में और DA3 में। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है RCM के नाम से। ठीक है, तो R4 क्या हो गया? रजिस्ट्रेशन, C4 हो गया कैंसिलेशन, M4 हो गया मॉडिफिकेशन। पहले क्या होगा? कैंसिल होगा। तो DA2 जो है उसमें क्या होगा? कैंसिल। और DA3 उसमें क्या होगा? मॉडिफिकेशन। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, उसके बाद में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं कि नंबर ऑफ चेक बुक लिव्स इन एन उन्नति सेविंग अकाउंट, जो चेक बुक होती है उसमें कितने पेज की चेक बुक मिलती है? तो वो मिलती है 20 पेज की। जनरली हम ब्रांचेज में देखते हैं कि मिनिमम जो चेक बुक अप्लाई होती है वो होती है 20 पेज की। तो अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है कि जो BSBD अकाउंट है, जो BSBD अकाउंट है उसमें कितने पेज की चेक बुक मिल सकती है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। तो इसमें होती है 10 पेज की चेक बुक। अब बात करते हैं नेक्स्ट है कि इनिशियल डिपॉजिट इन जूनियर सेविंग फंड स्कीम, कि जो जूनियर सेविंग फंड की जो स्कीम होती है उसमें जो इनिशियल डिपॉजिट, यानी जब भी अकाउंट ओपन किया जाता है तो उस समय कितना डिपॉजिट करवाना पड़ता है? तो उस समय जीरो बैलेंस से खाता खुल जाता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जमा करवाने की। कैंडिडेट अगर अपनी इच्छा से करवाना चाहे वो अलग बात है, लेकिन बैंक की तरफ से कोई फर्दर गाइडलाइन नहीं है कि आपको इतने पैसे जमा करवाने हैं, क्योंकि जीरो बैलेंस खाता खुलता है इनका। और
ये जो जूनियर सेविंग फंड स्कीम है उसको क्या कर दिया गया है, अभी टर्मिनेट कर दिया गया है। इसकी जगह पे एस बी किड और एस बी माइनर, ठीक है, ये क्या कर दी गई है, न्यू ऐड कर दी गई है। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लोन इज अनसिक्योर्ड। उसमें पूछा गया था कि किस प्रकार का जो लोन है वो अनसिक्योर्ड है। तो उसमें जैसे ऑप्शन थे पेंशन लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, तो इनमें क्या है, इनमें प्रोटेक्शन है, तो वो सिक्योर्ड लोन है। सैलरी पे किसी पे हो गया तो वो क्या है, सिक्योर्ड है। क्लीन ओडी क्या है, अनसिक्योर्ड लोन है। चार्जेज फॉर डेमोग्राफिक अपडेट इन आधार कार्ड। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इसका वैसे कोई रेलिवेंस नहीं था बैंकिंग एग्जाम में, लेकिन जो पब्लिक डीलिंग होती है तो उसमें क्या होगा, उसमें ये एज ए डिक्लेयर मान लिया जाता है कि भाई ये किससे रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा गया था कि जो डेमोग्राफिक अपडेट होती है, ठीक है, नाम से रिलेटेड हो गया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो उसमें जो चार्ज दिया जाता है कस्टमर के द्वारा, तो वो कितना दिया जाता है, तो वो दिया जाता था, पहले दिया जाता था 50 रुपये, अब इसको रिवाइज कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, रिवाइज्ड लिमिट कितनी है, 75 रुपीज़। और अगर आपको बायोमेट्रिक अपडेट करवानी है तो उस पर 125 रुपये, ये क्या है, रिवाइज्ड है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि 2025 में पूछा गया था डेमोग्राफिक अपडेट का। अब अगर 2026 में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो बायोमेट्रिक का बन सकता है, वो है 125 रुपये। अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पैन कार्ड का, कि पैन कार्ड जब न्यू पैन कार्ड बनाया जाता है तो उसकी जो फीस लगती है वो कितनी लगती है, 107 रुपये, 107 रुपये कटती है उसकी। और पैन कार्ड की में अगर कोई भी डेमोग्राफिक चेंज करवाना है तो उसमें उसकी जो फीस लगती है वो लगती है 50 रुपीज़। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पीएनबी यूजेज। अब जो पीएनबी बैंक है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर यूज करता है, तो वो यूज करता है फिनेकल, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है, इन्फोसिस के द्वारा बनाया गया है। डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेसिंग चार्जेज वेव्ड इन हाउसिंग लोन अप टू। ये देखो कोई कैंपेन चलाया हुआ था उस टाइम पे, तो उसमें मेंशन कर रखा था कि 5 जून 2024 से और 31 मार्च 2025 तक, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको हिंट दे देता हूँ, देखो ये ऐसे क्वेश्चन है ना, जनरली क्या होता है हमें पता नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चंस में एक अंडरस्टैंडिंग आप ये लगा सकते हो कि कोई भी जैसे कोई स्कीम स्टार्ट हुई है भाई चार्जेस वेवर की या फिर कोई भी, तो उसमें आप ये मान के चला करो कि ये कम से कम फाइनेंशियल ईयर तक तो चलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो ये फाइनेंशियल ईयर तक है, तो ये आपको क्या है, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, वैसे आपको याद नहीं होगा, मैं मान सकता हूँ। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनपीएस रेगुलेटर, कि जो एनपीएस है उसको रेगुलेट कौन करता है, कौन सी अथॉरिटी रेगुलेट करती है, तो वो करती है पीएफआरडीए। तो इसकी फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म है किसकी, पीएफआरडीए की। मिनिमम एज पूछी गई है इसमें, तो वो है 18 साल, और मैक्सिमम एज है 70 साल। ये जितने भी देखो एनपीएस से क्वेश्चन आया था एक, और अभी हम बात कर लेंगे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन की इससे रिलेटेड, जो कि टू द पॉइंट बात कर रहे हैं हम। सब्सक्राइब रिसीव्ड ए यूनिक नंबर, इसमें क्या एक यूनिक नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं प्राण नंबर। तो प्राण की फुल फॉर्म होती है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो कि होता है 12 डिजिट का। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्राण नंबर होता है वो कितने डिजिट का हो सकता है, तो वो है होता है 12 डिजिट का। और जो एनपीएस होते हैं, एनपीएस में 2 टायर्स होते हैं, कि टायर 1 और टायर 2। जो टायर 1 होता है जनरली वो होता है पेंशन, और जो टायर 2 होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसमें एक एग्रीगेटर चूज करना पड़ता है, तो जिसको हम बोलते हैं पीओपी। तो पीओपी की फुल फॉर्म पूछी गई थी पॉइंट ऑफ परजेंस, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है 2025 एग्जाम में। अब बात कर लेता हूं कि मैं विड्रॉल, तो विड्रॉल कब निकाल सकते हैं, इसमें 3 ईयर, ठीक है, 3 ईयर टेन्योर के बाद में आप विड्रॉल की रिक्वेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। पार्शियल विड्रॉल, यू आर एलिजिबल फॉर मेकिंग ए पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट
ओनली इफ यू हैव बीन एन एनपीएस सब्सक्राइबर फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, कम से कम आपको 3 साल होने चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ योर ज्वाइनिंग द स्कीम, जब आप ये जो स्कीम है उसको ज्वाइन करते हो उसके 3 साल के बाद आप इसमें पार्शियल विड्रॉल करवा सकते हो। टायर 1 की बात कर रहे हैं हम तो पेंशन अकाउंट है, टायर 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑन अकाउंट ओपनिंग इन टायर 1 की बात करते हैं हम। तो जब भी एनपीएस में हम अकाउंट ओपन करवाते हैं टायर 1 में पेंशन अकाउंट, तो उसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन हमें 500 रुपये करना पड़ता है। और मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑन अकाउंट ओपनिंग इन टायर 2 की बात करूं मैं तो टायर 2 में 1000 रुपये, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मिनिमम कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड पर ईयर, अब देखो एक साल में मिनिमम कितना करना पड़ेगा, तो एक साल में मिनिमम 1000 रुपये तो आपको करने ही पड़ेंगे पेंशन जो अकाउंट है आपका उसके अंदर। और बात कर लेता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में है उसमें कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई स्पेसिफाई नहीं कर किया हुआ कि आपको 1000 करवाने पड़ेंगे 2000 करवाने पड़ेंगे, नहीं, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अब देखो माइनर्स के लिए भी स्पेशली एनपीएस ने एक जो सर्विस है, ये स्कीम है, वो डिजाइन की गई है जिसका नाम है एनपीएस वात्सल्य। तो 18 साल से जो भी बिलो है वो इसमें एलिजिबल है, और 18 साल के बाद में वो कन्वर्टेड हो जाता है किस में, जो नॉर्मल स्कीम होती है एनपीएस की। विड्रॉल की बात कर लेता हूँ कि एक गार्जियन कैन पार्शियली विड्रॉ अप टू 25% ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर स्पेसिफिक रीजन, जितने भी उसकी अमाउंट है, ठीक है, उसका 25% निकलवा सकते हैं। रीजन क्या दिया गया है, एजुकेशन शिक्षा के लिए और मेडिकल नीड्स। आफ्टर कंडीशन सेम वही रहेगी पार्शियल विड्रॉल वाली 3 साल की, उसके बाद ही करवा सकते हैं, लेकिन इसमें रीजन्स है स्पेसिफिक, जैसे कि एजुकेशन या फिर मेडिकल नीड्स। अब देखो पीएनबी 1, ये आप ध्यान में रख लेना, हमने जो स्लाइड बना रखी है ना डिजिटल बैंकिंग की, तो बेहतरीन स्लाइड बना रखी है, इस तरीके से डिजाइन कर रखी है सारी क्लासेज की उससे बाहर कुछ नहीं आएगा डिजिटल में, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक। तो इसमें पूछा गया है कि बाय डिफॉल्ट लिमिट, तो बाय डिफॉल्ट जो लिमिट होती है वो होती है 2 लाख रुपए पीएनबी 1 ऐप की। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आया था कि इसमें लैंग्वेज कितनी होती हैं, तो दोस्तों पहले तो थी इस समय, उस समय थी 12, अभी एक ऐड कर दी गई है ओडिया, तो अभी कितनी है 13 लैंग्वेज है। मैक्सिमम की बात कर लेता हूं मैं कि मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम कितने ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम पीएनबी 1 से एक दिन में, तो मैक्सिमम 10 लाख। और क्विक फंड ट्रांसफ़र लिमिट की बात कर लेता हूं मैं, क्विक फंड तो 10,000 रुपये कर सकते हैं विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी को ऐड किए बिना। और मैक्सिमम की बात कर लेता हूं मैं, मैक्सिमम 3 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं 10,000 की, तो टोटल कितने हो गए 30,000 पर डे, यानी क्विक फंड ट्रांसफ़र से हम डेली 30,000 रुपये पर डे के हिसाब से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेनल्टी ऑन करेंसी चेस्ट डायरेक्ट डेबिट फॉर म्यूटिलेटेड नोट्स। अब देखो जो करेंसी चेस्ट है उस पर आरबीआई के द्वारा पेनल्टी लगाई जाती है, ठीक है, म्यूटिलेटेड नोट्स के रिगार्डिंग। तो वो जो पेनल्टी लगाई जाती है वो कब डेबिट होनी चाहिए, तो इमीडिएटली, तुरंत ही। और ये हमारा मोटो है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि मेक दिस अटेम्प्ट टू योर लास्ट अटेम्प्ट। अब एक ये क्वेश्चन था डेप्रिसिएशंस ऑन फिक्स्ड एसेट डायरेक्ट अकाउंट टू द रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, हालांकि इसका 25,000 बता रहे हैं काफ़ी। हु इज एलिजिबल फॉर एलआरएस, अब देखो ये क्वेश्चन आया गया था, ठीक है, कि जो एलआरएस के लिए कौन एलिजिबल है, तो माइनर भी एलिजिबल है एलआरएस के लिए। और जो एलआरएस की फुल फॉर्म है वो है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। और जो एलआरएस है वो एनुअली कितना रेमिटेंस कर सकते हैं एलआरएस के थ्रू हम, 2.5 लाख यूएसडी डॉलर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अभी क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन एलिजिबल है, अब की बार ये भी पूछा जा सकता है कि एनुअली कितना कर सकते हैं हम, और एलआरएस की फुल फॉर्म फॉर अबाउ विच रुपीज
अमाउंट टू बी डन इन एनएसएम। एनएसएम का मतलब होता है नोट सॉर्टिंग मशीन फॉर डिटेक्शन ऑफ काउंटरफिट नोट्स ऑन मशीन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने मिनिमम जो डिनोमिनेशन है उससे अबाउ आपको नोट सॉर्टिंग मशीन में काउंट करने ही पड़ेंगे। तो मिनिमम 100 से अबाउ, ठीक है, 100 से लेके 100 से अबाउ जितने भी नोट हैं उसको नोट सॉर्टिंग मशीन में काउंट करना मैंडेटरी कर दिया गया है एज पर आरबीआई। फॉरम नंबर पूछा गया है एमएसएमई सेगमेंट अबाउ 2 करोड़ मैन्युफैक्चरर कैटेगरी, तो पीएनबी 1017 ये फॉरम है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है फॉरम वाला, ये लोन से पहली बार ही इंट्रोड्यूस किया गया है। जनरली क्वेश्चन पूछे जाते थे रजिस्टर नंबर से, हालांकि पिछले 1 साल से तो वो भी नहीं पूछे जा रहे थे। तो अब की बार क्या है, हमने फॉरम नंबर, ठीक है, लोन से रिगार्डिंग जितने भी जो इंपॉर्टेंट है जैसे मास्टर एग्रीमेंट हो गया, सैंक्शन लेटर हो गया, तो इनके जो फॉरम नंबर है वो स्पेसिफाई हमने एक स्लाइड बना रखी है, वो मिल जाएगी आपको। और उसके बाद ही मैं बात करूं कि जो रजिस्टर नंबर है, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर नंबर है, उस पर जो रजिस्टर नंबर है वो कितना है, कंप्लेंट रजिस्टर नंबर कितना है, तो इस पे भी बनाई है। कहने का मतलब ये है हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, आपका एक एक नंबर हमारे लिए कीमती है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कि इन डीएसबीएस यानी डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस जो बैंक के चार्ज लेते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर पिकअप लाइफ सर्टिफिकेट, कि किसी के घर से हमें क्या करना है, कोई पेंशनर है उसके घर से लाइफ सर्टिफिकेट लेके आनी है, तो उस केस में क्या होता है, डोर स्टेप बैंकिंग के थ्रू 60 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ता है कस्टमर को। एज लिमिट की बात कर लेते हैं डोर स्टेप बैंकिंग की, तो 70 साल होनी चाहिए। और करंटली हाउ मैनी सर्विसेज आर अवेलेबल अंडर डीएसबीएस। अब देखो ये भी पता होना चाहिए कि जो डीएसबीएस है उसके अंदर कितनी सर्विसेज है, ठीक है, तो उसके अंदर है 16 सर्विसेज। सीबीएस मेन्यू की बात कर लेते हैं कि डोर स्टेप बैंकिंग के लिए जो सीबीएस मेन्यू है वो कितना है ना, सॉरी सीबीएस मेन्यू है वो क्या है, डीएसबीएस, नाम से ही लग रहा है डीएसबीएस, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। अब बात कर लेते हैं सर्विस चार्जेस की। फॉर डीएसबीएस थ्रू ब्रांच फॉर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी बैंक के द्वारा कोई भी फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड या फिर नॉन फाइनेंशियल कोई की जा रही है सर्विस, तो उस केस में बैंक 100 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज लेगा, सर्विस चार्ज। और किसी थर्ड पार्टी के एजेंट के थ्रू करवा रहा है वही चीज़, तो 75 रुपये प्लस जीएसटी फॉर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो डोर स्टेप बैंकिंग से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने किए हैं अभी जस्ट। तो हमारा जो तरीका है वो ये है याद करने का, और आप भी ये जो तरीका है वो इसको इम्प्लीमेंट करो कि आपको कोई भी टॉपिक मिल गया, जैसे डोर स्टेप बैंकिंग से मिल गया, तो इससे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं ना उसको सभी को कैप्चर कर लो, ठीक है। और अपनी मैंने बता रखा है कि हैंडबुक, एक अपनी हैंडबुक जरूर बनाओ, उसमें नोट्स बनाओ अपनी लैंग्वेज में, जो कि पेपर टाइम में ना सबसे बेस्ट आपका फ्रेंड होगा। अब डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ मैं। डिस्टेंस फॉर डीएसबीएस नॉर्मल एरियाज में अप टू 5 किलोमीटर और हिली एरियाज में है अप टू 2 किलोमीटर, ये हम बात कर चुके हैं। डाटा गवर्नेंस डे की बात करते हैं जो कि मनाया जाता है 1 जून को। विजिलेंस अवेयरनेस डे, अब देखो अभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि डाटा गवर्नेंस डे, अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विजिलेंस अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर ऑन द बर्थडे ऑफ सरदार पटेल, ठीक है, उसको बनाया जाता है विजिलेंस अवेयरनेस डे। और विजिलेंस अवेयरनेस वीक की बात करता हूँ मैं 2025 में जो बनाया गया है 27 अक्टूबर, अभी जो मनाया जाएगा 27 अक्टूबर 2025 से 2 नवंबर 2025 तक, ठीक है, ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक, ठीक है, सतर्कता जो सप्ताह है वो मनाया जाएगा। और जो थीम है वो क्या है, विजिलेंस अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सतर्कता हमारा साझा प्रयास।
VKYC जो टाइमिंग है इन आवर बैंक, उसका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वीडियो KYC है उसका टाइमिंग क्या है। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक जो कि बैंकिंग का टाइमिंग होता है जनरली, वही क्या है, VKYC टाइमिंग है। CBS मेन्यू फॉर VKYC थ्रू ब्रांच। अब ब्रांच का थ्रू कोई अगर VKYC कर रहा है यानी वीडियो KYC, तो अगर वो हो गई तो उसके बाद में क्या करना पड़ता है, उसको CBS मेन्यू के थ्रू उसके अंदर डिटेल्स डालनी पड़ती हैं। तो VKYC ACT ये CBS मेन्यू है। BC एजेंट के जो इंश्योरेंस है यानी जो BC एजेंट है उसका जो कैश का इंश्योरेंस होता है वो कितने रुपए तक का होता है, तो 1 लाख रुपए तक का होता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो सूर्य घर स्कीम है वो किस पोर्टल से रिलेटेड है, तो वो है जन समर्थ पोर्टल। और जन सुरक्षा से रिलेटेड कौन सा है, PMSBY, ठीक है, और PMJJBY, ये रिलेटेड किससे हैं, जन सुरक्षा पोर्टल से। और मैं बात करूं कि जो जन समर्थ पोर्टल है उससे रिलेटेड जैसे PM स्वनिधि हो गया, मुद्रा, डे NRLM, ई किसान उपज निधि, KCC, लिवलीहुड मिशन लोन्स फॉर किसके लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सारे किस पे होते हैं, जन समर्थ पोर्टल पे। जन सुरक्षा पोर्टल ये हमने बात करी ली। एनुअल हेल्थ चेकअप की बात कर रहे हैं फॉर अवार्ड स्टाफ। अब देखो ये जनरली किसके लिए होता है, जिसकी जो 35 साल उम्र हो चुकी है, 35 साल से अबाव, तो उस केस में क्या मिलता है, हर साल हेल्थ के चेकअप के लिए जो स्टाफ है उसको 4500 रुपये दिए जाते हैं, जो कि उसमें उसके टेस्ट वगैरह सारी चीज़ इंक्लूड होती है उसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड आया था और हमने स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम सारे क्वेश्चन हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखे हैं स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स के नाम से। तो उसमें हमने क्या क्या बता रखा है भाई, आपको क्लींजिंग के कितने पैसे मिलते हैं, न्यूज़पेपर के क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूज़पेपर अलाउंस का, और स्टेशनरी का क्वेश्चन आया हुआ है, और उसमें हमने ऐड की है मेडिकल एड कितनी मिलती हैं। पहले जैसे 2250 मिलते थे, अब ये जो लिमिट है उसको इनहेंस कर दिया गया है, अब कितनी है। तो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर रखे हैं। इन भीम विच ऑप्शन इज नॉट यूज्ड, जो भीम है उसमें कौन सा ऑप्शन यूज नहीं होता, यानी कौन सा ऑप्शन है ही नहीं। तो डेबिट कार्ड ब्लॉक का ऑप्शन नहीं है उसमें, बाकी सारे ऑप्शन है। भीम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, भारत इंटरफेस फॉर मनी, और जो भीम है वो डेवलप किया गया है किसके द्वारा, NPCI के द्वारा। USSD जो पिन है यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ये फुल फॉर्म है USSD की। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें जो UPI पिन बनता है USSD में वो कितने डिजिट का बनता है, तो वो बनता है 6 डिजिट का। दोस्तों ये 4 डिजिट का भी बनता है, लेकिन जो PNB बैंक है उसके केस में ये 6 डिजिट का ही बनता है, यानी PNB ने 6 का ही मेंशन कर रखा है। *99# इसको हम क्या बोलते हैं, USSD। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं 2025 में। फुल फॉर्म ऑफ USSD ये हम बात कर चुके हैं, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा लॉन्च्ड बाय NPCI फॉर किसके लिए, फीचर फोन्स के लिए, नो इंटरनेट रिक्वायर्ड, कोई भी इंटरनेट की समस्या नहीं है इसमें, विदाउट इंटरनेट चलेगा ये। विच इज कंटिजेंट लाइबिलिटी, अब देखो कंटिजेंट लाइबिलिटी में क्या क्या होते हैं, बैंक गारंटी हो गई, प्रोडक्ट वारंटी, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, ये सारी किस में होती हैं, कंटिजेंट लाइबिलिटी। अब देखो ये क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड था कि वाहन का जो पोर्टल है उसका URL पूछा गया है, तो wahan.परिवहन.government.in। अब इससे रिलेटेड हमें पता होना चाहिए कि जैसे पूछ सकते हैं कि जो आधार है आधार का URL पूछ सकते हैं, तो ये आपको इसके हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैक्सिमम डेज फॉर रिड्रेसल फॉर कंप्लेंट इन ब्रांच लेवल, तो जो ब्रांच लेवल है उस पर मैक्सिमम कितने दिन में जो समस्या है उसको सुलझाना पड़ता है, 7 दिन में। PNB 1 की जो विद इन बैंक लिमिट है ट्रांसफ़र की,
तो देखो PNB 1 से 2 क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछे गए हैं। ये किससे रिलेटेड है? जो लिमिट है उससे रिलेटेड। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अब की बार भी पूछने की पूरी संभावना है कि CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो और जो बैंक रेट है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 एग्जाम में। अब बात करता हूं मैं PMJDY यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि स्टार्टेड हुई थी किस साल? 2014 में। और किस टाइटल से? मेरा खाता भाग्य विधाता। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी स्कीम? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओडी फैसिलिटी मिलती है इसमें कितनी? 10,000 रुपये तक की। नो MAB यानी मंथली एवरेज बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। और जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, अब देखो ये इसमें अपडेट हुई है, ये आपको ध्यान रखनी है। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी कर दी गई है? 6 लाख रुपए। स्पर्श पोर्टल, ये क्वेश्चन तो दोस्तों जो IBPS का क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2023 में पूछा गया, 24 में, 2025 लगातार पिछले 3 साल से पूछा जा रहा है। PNB मातृत्व लोन जो स्कीम है वो डिजाइन की गई है किसके लिए? वर्किंग वुमेन जो कि पेरीनेटल पीरियड में होती हैं, उनके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डॉक्यूमेंट्री प्रोमिजरी नोट है उसका जो फॉर्म नंबर कितना है? तो PNB 728। लोन से क्वेश्चन आया है डायरेक्टली। इंश्योरेंस इन सेलेक्ट डेबिट कार्ड, सेलेक्ट जो डेबिट कार्ड है उसमें जो इंश्योरेंस होता है वो कितने रुपए का होता है? तो 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है। नंबर ऑफ डिजिट इन डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड में जो डिजिट होती हैं, कार्ड नंबर होते हैं, वो होते हैं 16 डिजिट के। और जो वैलिडिटी होती है वो होती है 7 साल की डेबिट कार्ड की। और डेबिट कार्ड के पीछे जो CVV नंबर होते हैं, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, तो हाउ मैनी डिजिट, कितने डिजिट की होती हैं? वो 3 डिजिट के होते हैं, CVV नंबर जिसको हम बोलते हैं। अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो अभी RBI ने ना जो फ्री जो ट्रांजैक्शन होती हैं उसके बाद में जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पे जो चार्जेज हैं उनको रिवाइज किया गया है, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे फाइनेंशियल में है 23 रुपये प्लस GST और नॉन फाइनेंशियल में है 11 रुपये प्लस GST। ये अदर देन PNB बैंक के ATM पे है। मैक्सिमम डेज एट CTS सेंटर फॉर चेक कलेक्शन, चेक कलेक्शन के लिए मैक्सिमम 7 दिन। CTS चेक ट्रंकेशन सिस्टम कब आया था? ये 2010 में आया था CTS। इन द CTS सिस्टम विच कोड इज मैंडेटरी, देखो CTS में MICR कोड इंपॉर्टेंट होता है। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। और जो MICR कोड होता है वो होता है 9 डिजिट का। अब देखो 9 डिजिट में मैं बात कर लेता हूँ। जैसे 1 2 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9, जो फर्स्ट 3 हैं वो होते हैं सिटी कोड। अब इसको आप ये भी याद रख सकते हो, ठीक है, कि सिटी कोड, फिर बैंक कोड, फिर ब्रांच कोड, यानी पहले शहर, शहर में आया बैंक, बैंक में आई फिर ब्रांच। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। और अगर इस तरीके से भी याद नहीं करते तो दूसरी ट्रिक बता देता हूँ मैं। देखो C फॉर सिटी, ये तो हो गई डन। ठीक है, समस्या आती है कि इसमें नेक्स्ट 2 में, तो अब देखो B दोनों में कॉमन है, इसमें भी B कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। अब देखो इनमें जो नेक्स्ट जो लेटर है इसमें R है, तो पहले कौन सा आता है? पहले A आता है, R बाद में आता है ना, तो पहले क्या आएगा? बैंक, और उसके बाद में क्या आएगी? ब्रांच। गवर्नमेंट कमीशन फॉर अदर देन पेंशन पर 100 रुपीज़। अब देखो ये जो लिमिट थी पहले अलग थी, और ये जो लिमिट है इसको अब इनहेंस कर दिया गया है। कितनी कर दी गई है? 7 पैसे पर 100 रुपीज़ पे। डिपॉजिट इन फिजिकल मोड, अगर फिजिकल मोड में अगर हम पैसे जमा करवाते हैं तो 40 रुपये बैंक को कमीशन मिलता है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से करते हैं तो 12 रुपये, पहले ये लिमिट थी 9 रुपये। और पेमेंट थ्रू ब्रांच, ब्रांच के थ्रू पेमेंट की जाती है तो उस केस में बैंक को कमीशन मिलता है 80 रुपये। पहले ये जो लिमिट थी वो थी कम, 75 के अप्रोक्स थी। गवर्नमेंट कमीशन फॉर फिजिकल मोड, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था।
तो 40 हो गया। क्लोजर ऑफ कैश क्रेडिट अकाउंट, तो HCAAC ये होते हैं क्लोजर का, और HCACC ये होता है चार्ज कलेक्शन का। इन दोनों में डिफरेंस देख लेना। मेन्यू ऑप्शन की बात चल रही है किसकी, फास्ट टैग की, तो F टैग ISS, ठीक है। मेन्यू ऑप्शन फॉर FD प्रिंट की, तो HDRP। NPS रजिस्ट्रेशन करना है तो HNPS-REG, ठीक है। तो मेन्यू वाला जो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना वो नहीं छोड़ना है भाई। अब देखो ये क्वेश्चन लगभग है ना, मैं बात करूँ 100 में से 70% बंदों का ये क्वेश्चन गलत था, ठीक है। क्लोजर ऑफ सोल ऑपरेशन की बात चल रही है तो सभी ने इसमें किया था HS कोड, तो HS कोड नहीं आएगा इसमें, HSOLOP। ओपनिंग ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, कोई जो अकाउंट है सेविंग बैंक अकाउंट उसको ओपन करना है, तो HOAACSB। और अगर करंट की बात करूँ तो मैं जहाँ पे SB है वहाँ पे आ जाएगा CA। और मेन्यू की बात कर लेता हूँ, कैश डिपॉजिट पैसे जमा करवाने हैं तो उसका मेन्यू है P कैश डेप। और RCT में I की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो RCT की फुल फॉर्म है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो I4 क्या आ जाएगा, इंस्टीट्यूट। ट्रांजैक्शन मेंटेनेंस मेन्यू HTM, ठीक है, काफ़ी चीज़ें होती हैं HTM में। डीप क्लेम का मेन्यू पूछा गया था तो क्या आते हैं, डीप सी। डीप की फुल फॉर्म होती है डिपॉजिट एजुकेशन अवेयरनेस फंड। और डीप क्लेम की इंक्वायरी का मेन्यू है एनक्लिंक। और जो डीप पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा। और जो डीप अकाउंट में जो पैसे जाते हैं वो जाते हैं 10 साल के बाद, ठीक है। जो डिपॉजिट पीरियड कितना होता है, 10 साल, उसके बाद में डीप अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नया आया था, एजुकेशन लोन में अगर कोई एजुकेशन लोन है तो उसका जो मोरिटोरियम है उसको एक्सटेंड करवाना है, तो उस केस में जो मेन्यू है वो क्या आएगा, एजुमोर, ठीक है, EDUMOR, एजुकेशन मोरिटोरियम। RTGS से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। RTGS में S की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ठीक है। और इसका जो पेमेंट होता है वो रियल टाइम ही होता है RTGS का। और RTGS की जो मिनिमम लिमिट की बात करूँ मैं तो होती है 2 लाख, और मैक्सिमम की बात करूँ मैं तो होती है अनलिमिटेड, कितने भी लिमिट की RTGS आप कर सकते हो। मिनिमम लिमिट है 2 लाख रुपए। इन SWOT SWOT, तो T के बारे में पूछा गया था, T का था थ्रेट्स, तो स्ट्रेंथ्स वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये क्या होता है, जैसे कोई भी कंपनी होती है ना उसको SWOT बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है कि इसकी भाई क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, और क्या आगे आने वाले समय में इसकी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती हैं, क्या थ्रेट्स हैं। तो ये SWOT एनालिसिस बोलते हैं इसको। मिनिमम कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉल फ्रॉम करेंसी चेस्ट, करेंसी चेस्ट से कम 1 लाख रुपए निकाले जाते हैं। अब देखो कई बार आपने देखा होगा कि एक जो ब्रांच है उसने तो मंगवाए हैं 75,000 रुपये की नई करेंसी, दूसरी ब्रांच ने मंगवाए हैं 25,000 रुपये की। तो ये क्या करते हैं, तो जो 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख रुपए वो डायरेक्टली क्या कर देते हैं, ये जो ब्रांच है ना जिसने 75,000 रुपये कैश में मंगवाए हैं न्यू करेंसी, तो ये जो बाकी ब्रांचेज हैं जैसे इसने 25 की जगह मैं 15 मान लेता हूँ, ठीक है, बाकी बच गए 10, तो 2 ब्रांचेज हो गई, तो दोनों ब्रांचेज क्या करेंगी, इनके अकाउंट में पैसे डाल देंगी, ठीक है, इस सोल में। तो ये जो सोल है 75% वाली, तो ये डायरेक्टली किसको सेंड कर देगी, करेंसी चेस्ट को। नंबर ऑफ कार्डलेस कैश विड्रॉल पर ट्रांजैक्शन पर अकाउंट इन ए डे, तो जो कार्डलेस कैश विड्रॉल होता है वो कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक दिन में, तो कर सकते हैं 5। और जो रेफरेंस नंबर आता है वो होता है 12 डिजिट का। और जो OTP वैलिड होता है कार्डलेस कैश विड्रॉल के केस में वो होता है 2 घंटे का। तो जो कार्डलेस कैश विड्रॉल है इससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब बात कर लेता हूँ, देखो इसकी जो पर डे की जो लिमिट है पहले थी 10,000,
और अब इसको इनहेंस कर दिया गया है, अब ये है 20,000 रुपये। सोल प्रोप्राइटरशिप कोड की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप कोई फर्म है सोल प्रोप्राइटर, तो उसका कोड क्या है, सीआरएम कोड, तो 011। और अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप फर्म का कोड क्या है, तो 009। और सिंगल के केस में 01 होता है और 02 होता है ज्वाइंट के केस में। करेंसी चेस्ट सेंड रिपोर्ट्स ऑन डेली बेसिस ऑन आरबीआई CYMCC पोर्टल। जो करेंसी चेस्ट होती हैं उसको क्या करना पड़ता है, डेली बेसिस पे जो आरबीआई का जो पोर्टल है ई कुबेर पोर्टल, उस पर क्या करना पड़ते हैं, जितनी भी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी जो रिपोर्ट है वो भेजनी पड़ती हैं 7 बजे तक। डेली बेसिस पे होता है ये चीज़ें। अब देखो क्या है, इन PNB1 विदाउट OTP, भाई बिना OTP के आप कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कितने रुपए तक की, तो 5,000 रुपये तक की ट्रांजैक्शन में कोई भी OTP रिक्वायरमेंट नहीं है। 5,000 से ऊपर आप 5,000 रुपये 5,001 भी कर रहे हो ना, तो उस केस में भी क्या आ जाएगा, OTP आपके पास आएगा, उसके बाद में OTP डालने के बाद में ही होगा। ATM रिस्पॉन्स कोड, अब देखो ये जो दोनों क्वेश्चन है ना ये रिपीटेड है। 2024 में सेम क्वेश्चन आए थे, 2025 में भी सेम आए थे, और ये दोनों क्वेश्चन ठीक है। जो ATM रिस्पॉन्स कोड है या ATM एरर कोड है, ये दोनों मैंने करवा रखे हैं विद ट्रिक के साथ, ठीक है, विद ट्रिक के साथ करवा रखे हैं मैंने। तो आपको ये ध्यान में रख लेना, हमारी जो क्लासेज हैं हमने जो बैच स्टार्ट कर रखा है उसमें बिल्कुल ट्रिक के साथ करवा रखे हैं, अब यहाँ पे मैं नहीं करवाऊंगा। अब बात करते हैं कि SMS ट्रिगर्ड मैसेज फॉर डिपॉजिट और विड्रॉल। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग ही टाइप का है, ज़्यादा तो मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही अलग टाइप से थी, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं उसने सही तरीके से नहीं बताया। तो इसका जो आंसर था वो 10,000 देखने को मिला था, लेकिन जनरली क्या होता है कि जो 5,000 रुपये है ना, 5,000 रुपये के बाद ही, या फिर 5,000 रुपये से कम के केस में तो आता ही नहीं मैसेज, 5,000 रुपये के बाद में ही आता है। सेविंग अकाउंट के केस की बात करता हूँ मैं। तो PNB1 में टोटल लैंग्वेज अभी एट प्रेजेंट कितनी है, 13। NCMC विदाउट पिन अमाउंट, बिना पिन के 5,000 रुपये। फुल फॉर्म ऑफ NCMC नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, और जो NCMC को बोलते हैं वन नेशन वन कार्ड, ये आपको ध्यान रखना है। इन PNB1 विदाउट OTP ट्रांजेक्शन वेव्ड अप टू 5,000। अब बात कर लेते हैं कि जो BSBD है उसकी मंथली ट्रांसफ़र की जो लिमिट है वो कितनी है, वो है 10,000 रुपये। और कितने विड्रॉल कर सकते हैं एक महीने के अंदर, एक महीने के अंदर 6 विड्रॉल करवा सकते हैं। और जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, अब देखो ये तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इसको इनहेंस कर दिया गया है, ये कितनी है, 6 लाख रुपए। एनी इंडिविजुअल अबाउ द एज ऑफ 10 ईयर्स कैन ओपन ए BSBD अकाउंट। अब बात करते हैं कि विच सेक्शन सेव्स टैक्स, जो इनकम टैक्स का कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर जो 1.5 लाख रुपए तक की क्या है, इनकम टैक्स रिबेट है, तो वो है सेक्शन 80C ऑफ IT एक्ट 1961। 1.5 लाख रुपए तक की क्या मिल जाती है, इसमें रिबेट मिल जाती हैं टैक्स से हर साल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन OBD। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना OBD से रिलेटेड, हालांकि देखो PYQs करने का यही तो मतलब है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है पैन कार्ड और यूटिलिटी बिल्स इलेक्ट्रिसिटी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अब देखो अगर आपने उस हिसाब से अगर आपने ये क्वेश्चन किया हुआ होता कि इनमें से कौन सा OBD नहीं है, भाई आपको पता लग गया कि 6 OBD है, तो 6 OBDs के बाद अगर कोई 7th आ गया तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर लेंगे कि भाई ये क्या नहीं है, 6 OBDs में नहीं है। तो राशन कार्ड का पूछा गया था, तो राशन कार्ड क्या है, OBD नहीं है, और 6 OBDs होते हैं, ये आपको पता है सभी को। उसके बाद बात कर लेते हैं कि पीरियड ऑफ टैक्स सील्ड FD या टैक्स सेवर FD की बात करते हैं, तो कितने साल की जाती है, 5 साल की
इसका टेन्योर होते हैं, और 1.5 लाख की जो रिबेट मिलती है इनमें टैक्स में अंडर सेक्शन 80C ऑफ IT एक्ट। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 2025 का PYQs ये होता है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो एनालिसिस है ये आपको बेहद पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये जो मंत्र है, ये जो आपका माइंड सेटअप बिल्कुल सही तरीके से सेट कर देगा कि मेक दिस अटेम्प्ट योर लास्ट अटेम्प्ट। अब की बार का जो अटेम्प्ट है तो दोस्तों क्या होना चाहिए, जो अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी ना, वही आपको क्या दिखनी चाहिए, आपको भी चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। ठीक है, जिसको प्रमोशन लेना है उसको, जिसको मौज करनी है वो मौज करो। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, स्टडी बैंकर आपके लिए लेकर आया है PNB प्रमोशंस ऑनलाइन क्लासेस फॉर बोथ क्लर्क टू ऑफिसर एंड सब स्टाफ टू क्लर्क। जो हमारा एग्जाम जो 2026 में जनवरी 2026 में 25 जनवरी को कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए जो भी एस्पायरेंट्स क्लर्क टू ऑफिसर के लिए या फिर सब स्टाफ टू क्लर्क अपने प्रमोशंस के लिए देख रहे हैं, सो उन दोनों के लिए हमारे कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। जो हमारा सबसे पहला कोर्स है PNB प्रमोशंस मिशन ऑफिसर 2026, स्पेशली क्लर्क टू ऑफिसर जो एस्पायरेंट्स है उनके लिए डिजाइन किया गया है। फिलहाल ये कोर्स हमारा 3499 रुपीज में अवेलेबल है। एक मैसिव 41% का डिस्काउंट चल रहा है। फिलहाल ऑफर ये लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। सो एनरोल नाउ एंड गिव ए बूस्ट टू योर स्टडी। नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है वो PNB प्रमोशंस मिशन क्लर्क 2026 के नाम से जो बैच है वो रहेगा। ये स्पेशली सब स्टाफ टू क्लर्क के लिए डिजाइन किया गया है। जो सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन 2026 के लिए देख रहे हैं वो हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। फिलहाल इस पे 20% डिस्काउंट के साथ ये कोर्स 1599 रुपीज में अवेलेबल है। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है फ्रेंड्स, और जो एग्जाम है उसमें भी बहुत कम टाइम बच गया है। 25 जनवरी को होने वाला है और अभी नवंबर चल रहा है, सो टाइम बहुत कम है फ्रेंड्स। और अगर आप जेन्युइन एक अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप जरूर कोर्स परचेज करें। एक बार हमारे डेमो वीडियो जो अवेलेबल है ऐप पे एक बार रजिस्टर करके और उनको जरूर देखें अपने आप को, कि सो दैट कि अगर आपको हमारा कंटेंट लगे कि हाँ आपके कन्वीनियंट है, आपको लगे कि सुटेबल है, तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारी यूट्यूब चैनल पे भी क्लासेस अवेलेबल है, तो आप वहां से भी एक बार कंटेंट चेक कर सकते हैं कि आपको लगता है कि हाँ हम कुछ आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर जो हमारे ऑलरेडी जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स परचेज कर लिया है आप उनसे भी हमारा रिव्यू ले सकते हैं। जो कंटेंट जो आपको स्टडी बैंकर पे मिलेगा फ्रेंड्स, वो मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, दूसरे अदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। ये चीज की एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ। सो अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ और हम आपको दोनों कोर्सेज में क्या क्या अवेलेबल कराएंगे ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो आप अगर कंप्लीट बैच परचेज करते हैं तो उस केस में आपको 3000 से अबव वन लाइनर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे विद द बैच। प्लस आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्लासेस को जब चाहे तब देख सकते हैं। प्लस जो कोर्स टॉपिक है ईच टॉपिक के साथ आपको PDF नोट्स अवेलेबल रहेंगे, सो दैट कि आप अपना कंटेंट टाइमली रिवाइज कर सकें। और जो मंथली सर्कुलर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सर्कुलर्स ही होती है फ्रेंड्स। तो इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर एग्जाम में लेटेस्ट जो भी अपडेट्स हैं वो सभी सर्कुलर से ही आते हैं। ठीक है, तो वो आपको मंथली सर्कुलर्स आपको भी वो भी अवेलेबल रहेंगे कोर्स के साथ। और आपको लास्ट में दिसंबर से आपको मॉक टेस्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कोई कंप्लीट बैच परचेज करता है उसको ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे फ्रेंड्स। अगर 3000 वन लाइनर का कोई कोर्स अलग से परचेज करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल रहेगा जस्ट 599 रुपीज में। बट अगर आप कंप्लीट बैच परचेज करना चाहते हैं फ्रेंड्स और आप चाहते हैं कि हाँ एक अच्छा अटेम्प्ट दूं मैं, ये मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट यही है, सो आप हमारा कंप्लीट बैच परचेज करें। उसमें आपको क्लास प्लस आपको वन लाइनर्स, PDF नोट्स, मंथली सर्कुलर, मॉक टेस्ट, एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगी हर चीज की। जो ऑफिसर टू क्लर्क का जो क्लर्क टू ऑफिसर का बैच है फ्रेंड्स, उसमें आपको जो पेपर 2 की प्रिपरेशन है, इकोनॉमी, अकाउंट्स एंड जनरल अवेयरनेस, तीनों कवर कराया जाएगा फ्रेंड्स। आपको अदर प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि पेपर 2 में इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स को ही कवर कराते हैं, जनरल अवेयरनेस को कवर नहीं कराते। हम वो चीज नहीं करेंगे फ्रेंड्स आपके साथ, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक क्रूशियल पार्ट प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है एग्जाम में। जो जनरल अवेयरनेस उससे अप्रोक्स 40 के अप्रोक्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट जो किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा वो
जनरल अवेयरनेस ही है। सो आप वो गलती ना करें, क्योंकि एक मेजर रोल प्ले करता है जनरल अवेयरनेस। इसमें लेटेस्ट और जो स्टैटिक पोर्शन है दोनों आते हैं, सो आपको दोनों की कवरेज मिलेगी। प्लस जो अगर सब स्टाफ टू क्लर्क का बैच है उसमें इंग्लिश की कवरेज भी आपको साथ से मिलेगी। ये नहीं कि आपको बैंकिंग ही पढ़ाया जाएगा, आपको जो बैंक का सिलेबस है वो कवर करा दिया, इंग्लिश आप अपने आप से कर लो, वो नहीं है फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश भी कवर कराया जाएगा। हमारा मोटिव यही है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले, सो दैट कि आपको अलग अलग जगह से पढ़ना ना पड़े। और जो आपके पास्ट जो प्रीवियस जो 4 इयर्स के क्वेश्चन है, जो एग्जाम्स के क्वेश्चन, वो हमने एनालाइज किए हैं, उसके बाद ये कंटेंट डिजाइन किया है, सो दैट कि कुछ भी चीज मिस ना हो और आप अपना कंटेंट अपनी प्रिपरेशन बेस्ट कर सकें एक तरीके से। क्योंकि कंपटीशन आज के टाइम पे इतना बढ़ गया है फ्रेंड्स, कि जो एग्जामिनर है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। पहले क्या था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। और अगर आपको टॉपिक की समझ है तो आप उस चीज को इजीली टैकल कर सकते हो एग्जाम में। अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली टैकल कर पाओगे, बिकॉज आपको फ्रेंड्स हर टॉपिक अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, अच्छे तरीके से कवर कराया जाएगा। जो एक्चुअल प्रैक्टिकल बैंक की नॉलेज है या एक्चुअल जो प्रैक्टिकल की चीज जो जिस तरीके से हो रही है वो आपको समझाया जाएगा एक तरीके से, सो दैट कि आप अच्छे से उस टॉपिक को ग्रैब कर पाओ, अच्छे से उस चीज को समझ पाओ, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। अदरवाइज आपको अगर समझ ही नहीं आया तो आप कैसे एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। सो हमारा मेन मोटिव यही है कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना, प्लस बेस्ट उसको कंटेंट तो डिलीवर हर कोई कर देगा, लेकिन उसको समझा पाना, आपको अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करना भी जरूरी है फ्रेंड्स। और ये दोनों चीजें आपको स्टडी बैंकर पे मिलेंगी। सो आपके पास टाइम बहुत कम है, मैं यही कहूंगा लास्ट में, आप ज्यादा अब सोचने का टाइम नहीं है। अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, सो अभी कोर्स परचेज करें और अपने करियर को एक बूस्ट दें। फ्रेंड्स, स्टडी बैंकर ऐप एंड्रॉइड ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, आप इसको डाउनलोड करके और उसके बाद रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको जैसे ही आप अपनी डिटेल्स इसमें डालेंगे उसके बाद आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको कोर्स कंटेंट मिलेगा, आप देख सकते हैं कि क्या क्या कंटेंट आपको अवेलेबल रहेगा कोर्स में, कि कौन कौन सी क्लासेज अवेलेबल रहेंगी, कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड है। डेमो क्लासेस का भी अलग से एक सेक्शन मिलेगा, आप उसमें हमारी डेमो क्लासेस भी अपलोडेड है, वो भी चेक कर सकते हैं, सो दैट कि आपको आइडिया आ जाएगा कि हमारा कंटेंट किस टाइप का है। अगर आपको उसके अंदर भी कुछ अगर डेमो में कुछ और क्लासेस हमारी जो हमारे स्टडी बैंकर यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, तो आप वहां से भी एक बार देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसी चीज के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर नाउ।